थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बोर्ड का महाकुंभ। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के मार्गदर्शन में शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ में कंट्रोल रूम लगाया गया है। परीक्षा अवधि के दौरान इस कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा विभाग मंत्री गुलाब देवी ने किया है। यह कदम परीक्षा संचालन में पारदर्शिता और व्यवस्थित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। जैसी व्यवस्था पहले थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। पहले भी किसी भी प्रकार से कहीं कोई नकल का मामला सामने नहीं आया। तनाव मुक्त परीक्षा हुई, नकल विहीन परीक्षा हुई। इस बार भी सब परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से होंगी, क्योंकि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी निष्ठा, उसकी कर्तव्यपरायणता, हमारे जो शिक्षक विभाग हैं, जो प्रधानाचार्य हैं और जो अधिकारी हमारे नियुक्त किए गए हैं, सबकी कर्तव्यपरायणता के आधार पर ये परीक्षा हमारी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी, ऐसा हमें भरोसा है। पेपर लीक को लेकर क्या कुछ तैयारी, अगर कोई पर्चा लीक होता है तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? लीक होगा ही नहीं, तैयारी हमारी पूरी है, इसीलिए लीक होगा नहीं। होगा कैसे, होगा ही नहीं। सजा का क्या प्रावधान है, क्या सजा होगी, क्या सजा हो सकती है, जुर्माना? उसके कार्यों के आधार पर जो पहले सजा निर्धारित थी वही है, उस पर NSA भी लगेगा, 1 करोड़ का जुर्माना भी पड़ेगा, जेल तो जाएगा ही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे लुधियाना में एसिड अटैक की। लुधियाना के दुगरी इलाके में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब दिन दहाड़े एक बेखौफ बाइक सवार ने 40 वर्षीय महिला मजदूर सावित्री पर तेजाब फेंक दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात गुरु ज्ञान बिहार में हुई, जहां पीड़िता अपनी भतीजी के साथ मजदूरी का काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हेलमेट पहनकर अपनी पहचान छिपाई थी और बड़ी चालाकी से सावित्री को पास बुलाकर उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। इस जानलेवा हमले में महिला का चेहरा और आंखें बुरी तरह से झुलस गई, जिसे नाजुक हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद इलाके में भारी दहशत का माहौल है और आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। थाना दुगरी की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। तो महिला मजदूर पर तेजाब फेंककर बाइक सवार फरार हुआ है। लुधियाना में यह सनसनीखेज एसिड अटैक की घटना सामने आई है। तो लुधियाना में सनसनीखेज एसिड अटैक की घटना सामने आई है। महिला मजदूर पर तेजाब फेंककर बाइक सवार फरार होने में कामयाब रहा। तो इस सनसनीखेज वारदात से आसपास दहशत का माहौल बन गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लुधियाना में सनसनीखेज एसिड अटैक हुआ है। एसिड अटैक से महिला मजदूर का पूरा चेहरा जो है वो झुलस गया है। आंखें भी एसिड अटैक का शिकार हुई हैं। इस सनसनीखेज वारदात से आसपास हड़कंप मच गया, खौफ का माहौल बन गया। लुधियाना में ये सनसनीखेज एसिड अटैक की घटना सामने आई। सुखविंदर सैनी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर, लुधियाना में सनसनीखेज एसिड अटैक का मामला सामने आया। महिला मजदूर पर तेजाब फेंककर बाइक सवार फरार हुए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी, क्या है ये पूरा मामला? जी हाँ, ये खबर लुधियाना से सामने आ रही है कि एक मजदूर महिला थी जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया है। 3 बाइक सवार आते हैं, उसको पास में बुला के उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया, जिससे उसकी आंखें जो है बुरी तरह जल गई हैं। महिला ने बताया कि उसको जो गलत काम के लिए, गलत नियत के लिए उसको जो किया जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था, जो नहीं मानी तो इसलिए उसके ऊपर अटैक किया जाए। काफी यहाँ पे जो दर्दनाक हालात देखे जा सकते हैं, काफी नाजुक हालात बने, अस्पताल में एडमिट है और वारदात को अंजाम देने के बाद जो है वो मौके से भाग गए और पुलिस जो है खंगाल रही है, CCTV खंगाल रही है और पूरी जो कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जी
निश्चित रूप से, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली घटना है। जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ है, महिला का पूरा जो चेहरा है वो झुलस गया, आंखें भी एसिड अटैक का शिकार हुई हैं। महिला की हालत कैसी है? उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सुखविंदर, काफी हालत जो है काफी नाजुक है और उसको जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी आंखें जो कह रहे हैं कि अभी जो आंखों के ऊपर ज्यादा असर हुआ है। और ये बता दें कि काफी समय बाद जो पंजाब में दोबारा जो एसिड अटैक की जो घटना वापरी है, पहले भी काफी एसिड अटैक होते थे लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई थी। लेकिन जो ये एसिड अटैक की अभी जो वारदात आई है, इसने सारे राह को एक बार हिला के रख दिया है। बहुत ही जो संगीन है अपराध जो यहाँ पे हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुखविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिला मजदूर पर तेजाब फेंककर बाइक सवार फरार हुए हैं। लुधियाना में सनसनीखेज एसिड अटैक की घटना सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है। रतलाम में चोटी कांड की हम बात करेंगे। रतलाम में जहां पिपलौदा तहसील के शासकीय एकीकृत हाई स्कूल बचोडिया में 2 छात्राओं की शिक्षिका द्वारा चोटी काटने का मामला सामने आया है। इस पर दोनों छात्राओं की परिजनों द्वारा स्कूल पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य शांतिलाल देवड़ा से मामले की शिकायत किए जाने पर अतिथि शिक्षक को नोटिस दिया गया। पूरा मामला शनिवार का बताया गया है, जब पीड़ित दोनों छात्राएं आपको बता दें धुलने की वजह से बाल गीले होने से एक चोटी बनाकर स्कूल पहुंची थी। हालांकि रोज सभी छात्राएं 2 चोटियां बनाकर स्कूल पहुंचती थी। एक चोटी बनाकर पहुंची छात्राओं से नाराज होकर शिक्षिका ने दोनों छात्राओं की चोटी कटवा दी। पिपलौदा विकासखंड के शिक्षा अधिकारी अभिषेक यादव ने मामला संज्ञान में होने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक चोटी रोज में 2 चोटी बना के जाती थी। एक दिन एक चोटी बनाई तो उसमें मेरे बाल गीले थे तो दोपहर बाद मेरी चोटी काट। कौन किसने काटी? भाटी मैम। चोटी बाने की रोज 2 चोटी करके स्कूल जाती थी, तो ये दोपहर बाद चोटी करके नहीं गई तो उसने चोटी काट दी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? भावना मैडम 7वीं क्लास में पढ़ती। भावना मैडम ने काटी चोटी। ये मामला संज्ञान में आया है। हाई स्कूल बछोड़िया का मैटर है। इसमें शनिवार को जो मेरे को सूत्रों से खबर मिली है कि शनिवार को एक अतिथि शिक्षिका द्वारा एक छात्रा की चोटी काटी गई है। शिक्षा अधिकारी ने मामला संज्ञान में होने की बात स्वीकारी है। राहुल बैरागी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, छात्राओं की चोटी काटने का यह मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? बताना चाहूंगा पूरा मामला शनिवार दोपहर का बताया गया है। पूरा मामला ये है पिपलौदा तहसील के बछोड़िया का शासकीय हाई स्कूल का बताया गया है। यहाँ पर जो छात्रा है डेली 2 चोटियां बनाकर स्कूल में जाती थी, लेकिन ये नहा कर गई उस समय उनकी चोटी गीली होने के कारण ये स्कूल में एक चोटी बनाकर गई है। जो छात्रा है पीड़ित छात्रा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं जब स्कूल के अंदर प्रवेश करी उसके बाद में वहाँ की जो अतिथि की जो शिक्षिका है, शिक्षिका द्वारा हमें परेशान किया गया है और बोला गया है कि तुम एक चोटी बना के क्यों आई हो। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट इस तरह की दी उन्होंने कि उन बालिकाओं को जो स्कूल के अंदर जो कैमरे लगे थे उस कैमरे से दूर ले जाकर बरामदे में ले जाकर केटी से उनकी चोटियां काटी गई हैं। बताना चाहूंगा कि जो परिजन में बहुत ही आक्रोश फैला हुआ था और सभी परिजन स्कूल गए और संस्था प्राचार्य से उसकी शिकायत करी, लेकिन संस्था प्राचार्य का कहना है कि मामला अभी संज्ञान में आया है और हमने इनको 3 दिवस के लिए नोटिस दिया। अब नोटिस में क्या जवाब आता है उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले को लेकर जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है अभिषेक यादव, उनसे भी जब मीडिया ने बात करी तो उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। इस तरह का अगर मामला आया है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। जो महिला शिक्षिका है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि सामने आया है क्या प्रशासन कार्रवाई करता और किस प्रकार का इसमें और नया मोड़ देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक चोटी बनाकर पहुंची छात्राओं की चोटी काटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें अभिभावकों ने प्रभारी प्राचार्य से इस मामले की शिकायत की। अभिभावकों ने प्रभारी प्राचार्य से मामले की शिकायत की है। आपको बता दें रतलाम से खबर दिखा रहे हैं।
और अब बात करेंगे सोनभद्र डैम हादसा। खबर सोनभद्र से है, जहां पिपरी थाना क्षेत्र के आपको बता दें चकेलवा कुंडा भाटी बेलवादह में डैम पार करते समय बड़ा हादसा हो गया। रास्ता न होने के कारण एक परिवार ट्यूब के सहारे डैम पार कर रहा था। इसी दौरान ट्यूब से फिसलकर महिला और मासूम बच्ची गहरे पानी में डूब गई। राहुल अपनी पत्नी उषा और भतीजी रिंकी के साथ नदी पार कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से उषा और रिंकी पानी में गिर गईं और लापता हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सुबह से लगातार तलाश अभियान जारी है। करीब 12 घंटे के बीत जाने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। और आलोकपति हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, गोलाबाद में खुले कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला सोनभद्र जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के चकेलवा कुंडा भाटी के पास का है, जहां पर डैम को ट्यूब से पार करते समय पति पत्नी और एक 4 साल की मासूम डैम में गिर गई। पति तो तैरकर किनारे पहुंच गया था, पर 4 साल की मासूम बच्ची डूब गई। वहीं किनारे निकले पति के द्वारा मामले की सूचना किसी तरह 112 नंबर को दिया गया। मौके पर वहां पर पुलिस पहुंची हुई है और एसडीआरएफ की टीम लगातार अभी खोज कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जी, तो शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये घटना जिस तरीके से सामने आई है, फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें जानलेवा प्यास। खबर चंदौली से है, जहां नौगढ़ थाना क्षेत्र के गोलाबाद में सुदूर जंगल क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। गांव के सिवान मनावर में खेलने के लिए निकले 4 बच्चे कुएं में गिर गए, जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चों को प्यास लगी थी। प्यास बुझाने के दौरान बच्चे फिसलकर खुले अर्धनिर्मित कुएं में गिर गए। अन्य 2 बच्चों और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत मदद की और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम फैल गया। घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों से एसडीएम से ग्रामीणों ने तुरंत घेराबंदी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, खेलते समय प्यास बुझाने के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें बच्चों की जान चली गई, क्या है पूरा मामला? बताना चाहिए मनोज कि ये मामला जो है वो चंदौली जिला मुख्यालय से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर नौगढ़ के जंगलों का है, जहाँ मनावर में गोलाबाद के बच्चे, उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, काम कर रहे थे। उसी दौरान ये बच्चे मनावर में खेल रहे थे और जब उनको प्यास लगी तो वो पानी खोजने के लिए कुएं के पास गए, जहाँ अर्धनिर्मित कुआं था और उसमें 2 बच्चे पानी की अपनी प्यास बुझाने के लिए
कुएं में गिर गए। उसके साथ के बच्चों ने जब हल्ला गुल्ला किया तो पास के मौके पर पहुंचे। जब तक दोनों बच्चों के कुएं से निकाला गया तब तक उनकी मौत हो गई थी। हालांकि तत्काल लेकर के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौकर पर पहुंचे, लेकिन बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। ग्रामीणों में आक्रोश रहा कि इस तरह का अनियमित कुआं छोड़ देने से यह घटना घटी है। डीएम से तत्काल इस तरह के कुएं को सुरक्षित करने की मांग की गई और पूरी तरह से परिवार में कोहराम मच गया। जी मनोज। हाँ बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गुलाबंद में खुले कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है। चंदौली से खबर आपको दिखाने, खेलते समय प्यास बुझाने के दौरान यह हादसा हुआ है। और अब हम बात करेंगे उद्घाटन को तरसा बस स्टेशन। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर में लगभग 8 महीने से बनकर तैयार परिवहन विभाग का नया बस स्टेशन आज भी उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए की लागत से बने आधुनिक बस स्टेशन का संचालन शुरू न होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने तमाम सुविधाओं से लैस भवन तो तैयार कर दिया, लेकिन बसों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। नतीजा यह है कि यात्रियों को आज भी सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें धूप, बारिश और ठंड में दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। गदरपुर का ये नया बस स्टेशन उद्घाटन के अभाव में शोपीस बनकर रह गया है। बस स्टेशन परिसर में अब घास उगने लगी है और अंदर लगी लाखों रुपए की मशीनरी उपयोग न होने के कारण खराब होने की कगार पर है। तो करोड़ों की लागत से बना आधुनिक स्टेशन यात्रियों के लिए बंद पड़ा है। सड़क किनारे बसों का इंतजार करने को मजबूर यात्री, लेकिन जो बस स्टेशन बना है, बस स्टैंड बना है, उसका इस्तेमाल अब तक उद्घाटन न होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। करोड़ों की लागत से ये बस स्टेशन बना, लेकिन उसका लाभ जनता को मिलता नहीं नजर आ रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जिससे ये बस स्टैंड का निर्माण हुआ, तमाम सुविधाओं से लैस इस बस स्टैंड को बनाया गया, लेकिन इस बस स्टैंड का लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। और अब बात अगली अहम खबर की करेंगे। यूपी राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने के न्यूज के साथ खास बातचीत की और एसआईआर पर अपनी बात रखी। नवदीप रेणवा ने कहा, 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। जिन अधिकारियों की ट्रेनिंग पहले नहीं हो पाई थी, उन्हें आज बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में 6 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और 55 ईआरओ को शामिल किया गया। और क्या कुछ कहा इस दौरान नवदीप रेणवा ने, आपको सुना देते हैं। देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले आपसे जानते हैं आज की कार्यशाला को लेकर के क्या क्या है, जो लोग छूट गए थे उनके लिए ये कार्यशाला रखी गई। जी, हमारे आज 61 ऐसे अधिकारियों की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनको जब पहले हमने एसआईआर से पहले ये सेशन किया था एक दिन का ट्रेनिंग का, वो लोग बाद में पोस्ट हुए तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी। तो अब ये महसूस किया गया कि इस समय हम उनको ट्रेनिंग करा दें तो हमारा काम और बेहतर होगा, जहाँ जहाँ वो लोग तैनात हैं उन विधानसभाओं में, उन ज़िलों में। और इसमें हम जो संविधान के प्रावधान, अधिनियम के प्रावधान, नियमावली, मैनुअल, ये सब बता रहे हैं। ईआरओ नेट की जिस पे ये सॉफ्टवेयर पे हमारा सारा वोटर लिस्ट बनती है, उसको कैसे अच्छे से प्रभावी ढंग से यूज़ करना ये बता रहे हैं। बीएलओ ऐप जिस पे सारा बीएलओ का काम होता है वो अच्छे से समझा रहे हैं। और जो अभी हम नोटिस का चरण चल रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मतदाताओं को जो नोटिस जा रहे हैं, उसमें क्या क्या कागज़ लेने हैं, कैसे उसकी सुनवाई तीव्र गति से करनी है, ये बता रहे हैं। और जनता की शिकायतें गुणवत्तापूर्वक ढंग से त्वरित गति से निस्तारित की जा सके, इसलिए नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल की शिकायतों को कैसे अच्छे ढंग से हम जल्दी से निस्तारित करें, कैसे बुक अ कॉल विद बीएलओ पे लोग अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं बीएलओ को कॉल बैक करने के लिए, वो 48 घंटे के अंदर ही कॉल कर ले, पेंडेंसी ना हो।
और 1950 हेल्पलाइन को कैसे प्रभावी ढंग से हम यूज़ करें, पब्लिक को बताएं और उसकी शिकायतों का निस्तारण करें, ये भी बता रहे हैं। और अंत में एक परीक्षा उनकी शाम को ले रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्षी दल फॉर्म 7 को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 के माध्यम से। देखिए, पहले तो फॉर्म 7 कोई अनाम नहीं भर सकता, रजिस्टर्ड इलेक्टर ही फॉर्म 7 भर सकता है, अपना नाम लिखना पड़ेगा उसको। और फॉर्म 7 कोई गुपचुप ढंग से नहीं है। हम हर रोज़ किसी भी विधानसभा में किसी भी बूथ में जितने भी फॉर्म्स आते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, जिसको हम फॉर्म 10 बोलते हैं। वो रोज़ाना न केवल ERO के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होता है, बल्कि ज़िला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे देखा जा सकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे देखा जा सकता है। और फॉर्म 7 भरने जिस व्यक्ति के खिलाफ भरा गया है उसे नोटिस दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आपके खिलाफ किसी ने आपत्ति की है। तो अगर गलत फॉर्म 7 कोई भर भी दे तो ये मतलब नहीं है नाम कट जाएगा। बड़ा मुश्किल है नाम काटना, उसमें इंक्वायरी है, निर्णय लेना है कि ERO को। तो इसमें हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि एक तो हमने अपने अधिकारियों को बोला कि आप बल्क में मत लें फॉर्म, और दूसरा कहा है कि पूरी प्रक्रिया जो एक नियमानुसार प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करें, जिससे सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम कोई कटवा ना सके। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए SIR को लेकर के सभी अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं पर विपक्षी दलों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं फॉर्म 7 के माध्यम से वोट कटने के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये निराधार है। कैमरामैन आलोक के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।